Assalamu alaikum dear students, this is Mohammad Hassan and you are watching AHP Brain Station. स्टूडेंट्स, आज हम साइनेप्स के रिमेनिंग पार्ट को करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने देखा था कि साइनेप्स बेसिकली है क्या चीज़, उसकी क्लासिफिकेशन को देखा था और एक 3D एनिमेशन के साथ उसकी फंक्शनैलिटी को देखा था। पिछले लेक्चर में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि साइनेप्स बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल जंक्शन है, ना कि एक एनाटॉमिकली, क्योंकि जब भी कंडक्शन रिक्वायर्ड होती है, नर्व इम्पल्स ने कंडक्ट करना होता है, तब ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाता है। एट द रेस्ट पोजीशन साइनेप्स का कोई वजूद नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने इसकी फंक्शनैलिटी को देखा था कि बेसिकली साइनेप्स दो तरह से काम करती है। एक एक्साइटेटरी फंक्शन है उसका, एक इनहिबिटरी फंक्शन है। एक्साइटेटरी फंक्शन को हमने देख लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इन साइनेप्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो एक न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव 65 मिली वोल्ट है। अब इस वोल्टेज की दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये लेस नेगेटिव हो सकती है बाय डीपोलराइजेशन, या ये मोर नेगेटिव हो सकती है बाय हाइपरपोलराइजेशन। अब जहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी वहाँ पे इसका काम होगा एक्साइटेटरी, और जहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन होगी वहाँ पे इसका काम होगा लेस एक्साइटेबल, या आप कह सकते हैं इनहिबिटरी। स्टूडेंट्स, नर्स्ड जो है इक्वेशन वो क्या कहती है कि जो नर्स्ड पोटेंशियल है फॉर सोडियम वो है पॉजिटिव 61 मिली वोल्ट, और चूंकि नेगेटिव 65 मिली वोल्ट है न्यूरोनल मेम्ब्रेन का, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ जो हैं सोडियम आयन वो सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि जो गेटेड चैनल्स होते हैं वो बंद होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सोडियम आयन जो हैं वो जनाब अल्लाह इंटर हो सकते हैं, और साथ जो पोटाशियम आयन है वो बाहर एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो पम्प्स हैं, सोडियम पोटाशियम पम्प्स, वो इन आयन्स की जो ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करते हैं। अब इसकी समरी जो है वो ये है कि चूंकि मेम्ब्रेन, न्यूरोनल मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा परमेबल होती है पोटाशियम से, बनिस्बत सोडियम के, तो इससे होगा क्या कि जो पोटाशियम आयंस होंगे वो बाहर ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, और जब एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो अपने पीछे वो एक नेगेटिव जो है अपीयरेंस छोड़ जाएगा। बेसिकली ये नेगेटिव होता नहीं है, ये एक कंपैरिजन है, क्योंकि सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होते हैं पोटाशियम की निस्बत, और जब पोटाशियम ही बाहर चले जाएंगे तो आउटर साइड की निस्बत जो इनर साइड है वो नेगेटिव हो जाती है। अब जब ट्रांसमीटर रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पड़े हुए रिसेप्टर पे जुड़ते हैं, तब क्या होता है कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब सोडियम आयंस इन्फ्लक्स करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तब क्या होता है, जो सोडियम पोटेंशियल है वो पॉजिटिव 61 जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है नेगेटिव 65 मिली वोल्ट से क्या होता है पॉजिटिव 61 की तरफ जाता है, यानी कि लेस नेगेटिव होता है। तो जब लेस नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्रिएट होगा। अब ये जो एक्साइटेटरी पोटेंशियल है, चूंकि तब एक जो है एक एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड होगा। अब इसके लिए एक शर्त यह है कि अगर ये पोटेंशियल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तक पहुंच जाता है, तब एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनहिबिटरी फंक्शन को। बेसिकली जो इनहिबिशन ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 5 टाइप्स। सबसे पहली है पोस्ट साइनेप्टिक या डायरेक्ट इनहिबिशन। नेक्स्ट है पेरिसाइनेप्टिक और इनडायरेक्ट इनहिबिशन। थर्ड वन है नेगेटिव फीडबैक और रेनशा सेल इनहिबिशन। फोर्थ वन है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, और फिफ्थ वन है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या चीज़। सबसे पहले बात हम करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक और डायरेक्ट इनहिबिशन की। बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक या डायरेक्ट इनहिबिशन वो इनहिबिटरी फंक्शन है साइनेप्स का, जिसमें क्या होता है कि एक जो परिसिनेप्टिक न्यूरॉन है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बजाय एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। और वो कौन कौन से हैं,
वो या तो गैमा हो सकता है, सॉरी गाबा हो सकता है, या वो डोपामीन हो सकता है, या वो ग्लाइसिन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें एक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये वर्क कैसे करता है। अब देखें, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। हमने बात की थी कि जहाँ पे भी हाइपरपोलराइजेशन होगी वहाँ पे इनहिबिशन ऑफ साइनेप्स होगा। अब जब ट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है कि सोडियम की जगह पोटाशियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अब जब पोटाशियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तो पोटाशियम जो होगा वो क्या होगा, वो बाहर फ्लो करेगा। अब जब पोटाशियम बाहर फ्लो करेगा तो नेगेटिव अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और उसके साथ साथ और क्या होता है कि बाहर से क्लोराइड आयन जो हैं वो इन्फ्लक्स करते हैं इनटू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। अब देखें, एक नेगेटिविटी तो ये हुई कि पोटाशियम आयन बाहर चले गए, दूसरी नेगेटिविटी ये हुई कि क्लोराइड आयन जो बजाते खुद नेगेटिव हैं वो अंदर आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो गए, और क्या होगा, इसमें हाइपरपोलराइजेशन हो गई, क्योंकि दोनों जो हैं, दोनों का जो रिजल्ट है वो है नेगेटिविटी ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन। तो जब इनर साइड ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगी तो वो क्या होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी। और जहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन होती है वहाँ पे जो फंक्शनैलिटी ऑफ साइनेप्स होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इनहिबिशन होती है। अब जो नेक्स्ट बोर्ड लाइन लिखी हुई है वो यही कह रही है कि जो हाइपरपोलराइज स्टेट होती है साइनेप्स की वो क्या काम करती है, दैट इनहिबिट्स साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब ये ओवरव्यू दिया है, यहाँ तक तो है सेम एक्साइटेटरी का और इनहिबिटरी का साइनेप्स का जो फंक्शनैलिटी है यहाँ तक सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है, फ़र्क यहाँ पे गाबा पे है। जब गाबा रिलीज होता है तो ये पोस्ट साइनेप्टिक में दो काम करता है। एक क्या काम करता है, सोडियम की जगह पोटाशियम को ओपन कर देता है, पोटाशियम गेटेड चैनल्स को। और दूसरा काम ये करता है कि ये क्लोराइड आयन के जो पंप होते हैं, या आप उनको कह सकते हैं गेटेड चैनल होते हैं क्लोराइड आयन के, वो ओपन कर देता है। अब होता क्या है कि पोटाशियम आयन जब बाहर जाता है तो पीछे नेगेटिविटी। अब जब क्लोराइड आयन बाहर से अंदर आता है तो ये बजाते खुद नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव मिलने से क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन होती है, और मोर नेगेटिविटी होती है, मोर नेगेटिविटी से हाइपरपोलराइजेशन। और जब हाइपरपोलराइजेशन होती है तो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल की जगह इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्रिएट होता है, और इस वजह से जो है इनहिबिशन ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हो जाती है। ये ओवरव्यू था, समरी। अब दूसरी टाइप हम बात करते हैं परिसिनेप्टिक या इनडायरेक्ट इनहिबिशन की। इसमें यह होता है कि कुछ सूरत हाल ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से परिसिनेप्टिक जो एक्सॉन टर्मिनल है वो फेल हो जाता है एक सफिशिएंट क्वांटिटी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने से। इसे हम इनडायरेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मीडिएट कैसे होती है। इसकी मीडिएशन जो है वो एक्सोनल साइनेप्स की से होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि बेसिकली इस एनाटॉमिकली इसको तीन तरह से क्लासीफाई किया जाता है। अगर एक एक्सॉन टर्मिनेट करता है दूसरे एक्सॉन पे तो एक्सोनल सिनेप्स होती है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सोनल सिनेप्स जो है वो बेसिकली क्या काम करती है, वो इनहिबिशन का काम करती है। एक्सोसोमेटिक और एक्सोनल सिनेप्स ऐसी दो हैं जो इनहिबिटरी का काम करती हैं, और एक्सोडेंड्रेटिक वो दोनों से काम करती है, वो एक्साइटेटरी के तौर पे भी काम कर सकती है और वो इनहिबिशन के तौर पे भी काम कर सकती है। अब बात यह है कि ये जो परिसिनेप्टिक या इनडायरेक्ट इनहिबिशन है वो बेसिकली ज़्यादातर कहाँ पे होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड में होती है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। बात यह है कि जो नॉर्मली सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के दौरान जो एक्शन पोटेंशियल रीच करता है, एक्शन पोटेंशियल रीचिंग द परिसिनेप्टिक न्यूरॉन प्रोड्यूसेस डेवलपमेंट ऑफ EPSP एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि एक परिसिनेप्टिक इनहिबिटरी न्यूरॉन वो क्या काम करता है, एक्सोनिक सिनेप्स बना देता है, किसके साथ, परिसिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ। अब ये देखें, ये एक है इनहिबिटरी परिसिनेप्टिक न्यूरॉन। इसने क्या काम किया, ये एक परिसिनेप्टिक न्यूरॉन है जो पोस्ट सिनेप्टिक के साथ सिनेप्स बनाए हुए हैं। अब ये थर्ड पार्टी क्या काम करती है,
इसके साथ एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स बना देती है। एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स जब बनी तब क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जो इधर आ रहा था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब जब इसकी रिडक्शन हुई एक्शन पोटेंशियल की, तो उसकी वजह से जो कैल्शियम आयन जो इनफ्लक्स कर रहे थे इनटू परिसिनेप्टिक न्यूरॉन, वो उनकी तादाद कम हो गई। ठीक है, जब कैल्शियम की इनफ्लक्स की तादाद कम हो गई तो हमने ये पढ़ा था कि जितने कैल्शियम इनफ्लक्स होंगे उतनी मिकदार में क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। जब कैल्शियम की इनफ्लक्स ही कम हो गया तो न्यूरोट्रांसमीटर की जो है रिलीजिंग वो भी कम होगी। और जब न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीजिंग कम होगी तब क्या हुआ, परिसिनेप्टिक इनहिबिशन होगी। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो परिसिनेप्टिक इनहिबिशन है वो बेसिकली होती कैसे है, फेलियर टू रिलीज सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस। अब थर्ड टाइप हम देखते हैं कि रेनशा सेल और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। बेसिकली रेनशा सेल जो हैं वो स्मॉल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। अब बेसिकली देखते हैं कि जो अल्फा मोटर न्यूरॉन हैं इनसे क्या होता है, एक नर्व अल्फा मोटर नर्व रिलीज होती है। बेसिकली जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसकी एंटीरियर नर्व रूट से क्या निकलती हैं, नर्व फाइबर्स निकलती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर चले जाते हैं, विच लीव्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो नर्व्स फाइबर हैं ये कहाँ से रिलीज होते हैं, अराइज होते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन से अराइज होते हैं। ठीक है, लेकिन इस एक्सेप्शन ये है जो रेनशा सेल इनहिबिशन करवाती है, वो ये है कि इनमें जो फाइबर्स होते हैं, कुछ जो फाइबर्स हैं उन्हें हम कोलेटरल्स कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जाने की बजाय वो रेनशा सेल्स पे टर्मिनेट कर जाते हैं। जब रेनशा सेल्स पे टर्मिनेट करेंगे तब क्या होगा कि रेनशा सेल जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब ये क्या कैसे काम करते हैं, अब मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूँ। ये अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं, इनसे अराइज हुई अल्फा मोटर नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ जा रही हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या हुई कि कोलेटरल्स की वजह से ये टर्मिनेट हुई रेनशा सेल्स पे। अब रेनशा सेल जब स्टिमुलेट होता है तो ये क्या काम करता है, ये एज अ नेगेटिव फीडबैकर के तौर पर काम करता है और जो हैं अल्फा मोटर जो न्यूरॉन्स हैं उनको इनहिबिट कर देता है ताकि वो मोटर न्यूरॉन्स का जो डिस्चार्ज है वो कम कर दें। जब डिस्चार्ज कम होगा तब क्या होगा, इनहिबिशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। बेसिकली ये सेरेबेलम में होती है और इसके दौरान जो है सैटेलाइट सेल और बास्केट सेल जो हैं जो कि ग्रेन्यूल सेल से एक्टिवेटेड होते हैं, इन्हें कौन इनहिबिट कर देता है, पुरकंजी सेल्स कर देते हैं बाय रिलीजिंग गाबा, और इसको हम फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन कहते हैं। इसको रिवाइज करते हैं कि फीड फॉरवर्ड जो है इनहिबिशन बेसिकली सेरिबेलम में होती है और ये सेरिबेलम में न्यूरोनल एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। उसमें होता ये है कि सेरिबेलम में जो सैटेलाइट सेल्स और बास्केट सेल्स होते हैं जो कि ग्रेन्यूल सेल से एक्टिवेटेड होते हैं, सैटेलाइट सेल और बास्केट सेल्स ये दो तरह के सेल हैं, ये न्यूरो एनाटॉमी में हम देखेंगे। इनको इनहिबिट कर देता है पुरकंजी सेल्स बाय रिलीजिंग गामा। तो इस वजह से जो है इनहिबिशन जो क्रिएट होती है उसे हम फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इनहिबिशन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ मसल्स आर एक्टिवेटेड इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। एंटागोनिस्टिक मसल्स की जो इनहिबिशन है जब एक ग्रुप ऑफ मसल्स जो है एक्टिवेट होते हैं इसे हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं। और ये वजह कैसे बनती है इसकी, इट इज़ बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इनर्वेशन। नेक्स्ट है कि बेसिकली जो साइनेप्स है, जो इनहिबिशन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है नंबर ऑफ इम्पल्स को लिमिट कर देती है। कैसे, अब देखें, जब एक जो पॉइजन है वो हमारे बॉडी में आती है तो ये डिस्ट्रॉय कर देती है इनहिबिटरी फंक्शन को। अब इससे जब ये फंक्शन जो है इनहिबिटरी फंक्शन ये रिड्यूस हो जाता है तो इससे होता क्या है कि कंटिन्यूस जो है कंवल्सिव जो कंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब इनहिबिशन होगी तो नंबर ऑफ इम्पल्स लिमिट में आएंगे
और इससे जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली काम कर सकते हैं। लेकिन जब ये नहीं होगी तो एक स्लाइड सी जो है इम्बल्स वो उसको इन कन्वल्सिव कंट्रैक्शन में ले जा सकती है। नेक्स्ट है सुमेशन। सुमेशन बेसिकली हम टर्म सम से निकली है। तो इसमें होता ये है कि ऐसे कुछ हालात बन जाते हैं जिसमें थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को गेन करने के लिए एक से ज़्यादा परिसिनेप्टिक न्यूरॉन आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि सिमल्टेनियसली स्टिमुलेट होते हैं। तो इस टर्म को हम कहते हैं सुमेशन कहते हैं। अच्छा, इसकी आगे है दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक स्पेशियल और एक टेम्पोरल। स्पेशियल समेशन बेसिकली वो समेशन है जिसमें मैनी परिसिनेप्टिक टर्मिनल्स आर स्टिमुलेटेड सिमल्टेनियसली। एक ये, एक ये, एक ये तीन जो हैं परिसिनेप्टिक न्यूरॉन जो हैं टर्मिनल, ये सिमल्टेनियसली स्टिमुलेट होते हैं और इस टाइप को हम कहते हैं स्पेशियल समेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है टेम्पोरल समेशन, उसमें होता एक ही है लेकिन उसकी जो है स्टिमुलेशन वो रिपीटेडली होती है, एक ही बार बार क्या कहते हैं उसको स्टिमुलेट होता रहता है ताकि नर्व जो एक्शन पोटेंशियल है वो थ्रेशहोल्ड तक पहुंच सके। अब दूसरी टर्म कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस है। कन्वर्जेंस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें परिसिनेप्टिक न्यूरॉन्स टर्मिनेट ऑन अ सिंगल पोस्टसिनेप्टिक। कन्वर्जेंस जैसे हम कन्वर्ज करते हैं किसी चीज़ को, ये डिफरेंट चीज़ एक ही जगह पे कन्वर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पे मैनी परिसिनेप्टिक न्यूरॉन्स कन्वर्ज होके एक ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर टर्मिनेट करें उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। और जो डाइवर्जेंस है, एक ही से काफ़ी चीज़ें निकल जाना, ये है डाइवर्जेंस। यानी कि एक ही परिसिनेप्टिक न्यूरॉन से बहुत सारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का निकलना। अब ये देखें, एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इससे कितने निकल रहे हैं, सॉरी ये कन्वर्जेंस का है, सॉरी, और ये है डाइवर्जेंस का। अब इसमें एक, दो, तीन, चार परिसिनेप्टिक टर्मिनल जो हैं वो एक ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे टर्मिनेट हो रहे हैं, ये कन्वर्जेंस है। और एक ही परिसिनेप्टिक न्यूरॉन से एक, दो, तीन, चार यानी डिफरेंट जो हैं पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल वो डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।